नमस्कार साथियों, मैं राजेश कुमार शर्मा आप सभी का JMD क्लासेस में स्वागत करता हूं और ये आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ व प्रसन्न होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। तो आज की क्लास में हम क्लास 10th मैथ के बारे में यानी गणित के बारे में चर्चा करेंगे और जानेंगे कि मैथ्स में जो इकाइयाँ दी गई हैं वो कितने भागों में इकाइयाँ बाँटी गई हैं और उन इकाइयों के अंतर्गत कौन कौन से चैप्टर तथा कितने कितने मार्क्स से किससे प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों जानते हैं सबसे पहले कि जब हमारा पेपर होता है तो पेपर में कुल समय अवधि कितनी होती है? 3 घंटा। 3 घंटे का समय होता है। अब लगभग जो हमारा कुल पेपर का मार्क्स होता है वो कितना होता है? लगभग 100 मार्क्स का, जिसमें जो 70 मार्क्स होते हैं वो काहे के होते हैं? लिखित वाले के, यानी जो लिखित पेपर होता है। जो लिखित पेपर होता है वो कितने का होता है? 70 मार्क्स का। और 30 मार्क्स का प्रोजेक्ट कार्य होता है। 30 मार्क्स का प्रोजेक्ट कार्य होता है। इसके अलावा इनमें से कितने कितने हमको नंबर्स लाने की आवश्यकता होती है, तो आप जानेंगे इसके बारे में। तो देखिए, आपको अगर 70 मार्क्स यानी जो लिखित परीक्षा के बारे में बात की जाए तो लगभग यानी जो न्यूनतम मार्क्स होते हैं वो कितने लाने होंगे? 23, तब बच्चा पास माना जाता है। इसके अलावा बात करते हैं प्रोजेक्ट कार्य के लिए। तो प्रोजेक्ट कार्य के बारे में जो 30 का होता है उसमें समथिंग कितना होना चाहिए? 10 मार्क्स। तो कुल मिलाकर के हमारे कितने हो जाएंगे? 33, यानी कि 33% हमारे मार्क्स होने चाहिए जब बच्चा पास माना जाता है। तो चलिए बात करते हैं इसके बारे में कि हमारे जो मैथ सब्जेक्ट है क्लास 10th का, तो उसमें कितनी इकाइयों को कौन कौन से नामों से और कितने कितने प्रश्न यानी अंक के आते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं। तो बात करते हैं, यहाँ पे दे रखा इकाई, यहाँ पे इकाई का नाम है और यहाँ पे अंक है। तो पहला फर्स्ट में क्या है? संख्या पद्धति। क्या है? संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति कितने मार्क्स की आती है? 5 मार्क्स की। इसके अलावा बीजगणित। अब बीजगणित में कौन कौन से चैप्टर हैं वो मैं बताऊंगा। बीजगणित कितने मार्क्स का आता है? 18 मार्क्स का, यानी लगभग 18 मार्क्स का। इसके अलावा निर्देशांक ज्यामिति जो 3rd यूनिट है, निर्देशांक ज्यामिति, तो इसमें कितना आता है? 5 मार्क्स का। इसके अलावा 4th यानी ज्यामिति, तो ज्यामिति के अंतर्गत 10 मार्क्स का। इसके अलावा 5 त्रिकोणमिति, तो त्रिकोणमिति से 12 यानी 12 मार्क्स का। इसके अलावा मेंसुरेशन, तो मेंसुरेशन से कितने का आता है? 10 मार्क्स का। और सांख्यिकी तथा प्रयायिकता, ये दोनों से एक यूनिट में रखा गया है, इससे कितना आता है? 10 मार्क्स का, जो कि टोटल हमारा कितना बन रहा है? 70 का। तो अब आपको समझ में ये बात आ गई होगी कि हमारे पूरे जो पेपर होना है उसमें जो यूनिट दे रखे हैं, तो कुल मिलाकर के यूनिट कितने हैं? 7 यूनिट हैं। कितने हैं? 7, यानी 7 यूनिट हैं। उन 7 यूनिटों को हमको पढ़ना है और कौन से यूनिट पे हमें विशेष ध्यान देना है, तो इसके लिए हम यहाँ पे पहुँचेंगे कि कितने मार्क्स का किससे पूछा जाता है। तो देखते हैं, सबसे ज़्यादा हमारा बीजगणित, यानी इससे कितना आता है? लगभग 18 मार्क्स का आता है। तो इसमें चैप्टर भी ज़्यादा दे रखे होंगे। इसके अलावा इससे कम मार्क्स का देखें तो कितने का आता है? 12 का। क्या आता है? त्रिकोणमिति। और त्रिकोणमिति में कुल मिलाकर के कितने चैप्टर पढ़ने होते हैं? 2 से लगभग 12 यानी कि 12 मार्क्स का आपको मिल जाता है। 12 मार्क्स का लगभग मिल जाता है। तो चलिए अब जानते हैं इन जो यूनिट दे रखे हैं यानी इकाइयाँ दे रखी हैं, तो इन इकाइयों के अंतर्गत कौन कौन से चैप्टर हमको पढ़ने होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं उसके बारे में। तो चलिए देखते हैं। देखिए, पहले में इकाई 1 के अंतर्गत जो संख्या पद्धति था, तो संख्या पद्धति में हमको क्या क्या पढ़ना होगा जिससे कि हमको 5 मार्क्स अगेन होंगे, यानी 5 मार्क्स हम प्राप्त कर सकते हैं। तो उसके लिए हमको क्या क्या पढ़ना होगा बढ़िया तरीके से या तैयार करना होगा। तो पहले में देखेंगे वास्तविक संख्याएं। ठीक है ना दोस्तों, वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याओं में हमको क्या पढ़ना है? तो अंक गणित का आधारभूत प्रमेय उदाहरण सहित, जिसमें √2, √3, √5 या इससे रिलेटिव अन्य सवाल, जिसमें आपसे ये पूछा जाता है कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक परिमेय संख्या है या
आपसे पूछा जाता है परिमेय संख्या है या फिर अपरिमेय संख्या है, कहने का मतलब ये बता रखा है। तो इसमें हमसे पूछेगा कि √2 सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। अब जानते होंगे आप कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या क्या होती है, तो उसके बारे में थोड़ा सा आपको मैं चर्चा कर देता हूँ, बता देता हूँ। वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में व्यक्त किया जा सके तो वो हमारी क्या कहलाएंगी? परिमेय संख्याएं कहलाएंगी, परिमेय संख्याएं कहलाएंगी। इसके अलावा अगर बात करते हैं जिनको p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है वो हमारी क्या कहलाएंगी? अपरिमेय संख्याएं कहलाएंगी। तो हमको सिर्फ इसमें √2, √3, √5 के बारे में इनको जो प्रूवमेंट आता है तो उस प्रूवमेंट को सिद्ध करना है, मतलब यानी कि जो प्रूवमेंट करना होता है तो उसको हमें सही से सीख लेना है कि किस प्रकार से इसको किया जाता है। इसके अलावा देखिए 5 मार्क्स के अंतर्गत और क्या पूछा जाता है, तो देखिए यहाँ पे साफ साफ कह रखा है कि √2, √3, √5 अपरिमेय संख्याओं का पुनर्वितरण। तो ये क्या है भाई? अपरिमेय संख्याएं हैं, तो इनको सिद्ध करने के लिए आएगा। फिर अपरिमेय संख्याओं का सत्यापन, और इनको सत्य करने के लिए आएगा, वही सिद्ध करने वाला। तो इन सवालों के अलावा कुछ अन्य प्रकार के भी सवाल पूछे जा सकते हैं, तो हमें इनका मेथड सीख लेना है। तो चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों। अब दूसरा जो यूनिट 2 आ रहा है जिसमें है बीजगणित, तो बीजगणित से रिलेटिव क्या है पढ़ना हमको, इतना किस आता है लगभग 18 मार्क्स का। तो पढ़ना क्या है? बहुपद। बहुपद में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है? बहुपद के शून्यांक, हमें जानना है कि कौन कौन से इसमें शून्यांक हैं, या फिर कह सकते हैं जैसे हम लोग बोलते हैं शून्यांक के लिए कह सकते हैं कि जो फैक्टर कराए जाते हैं किसी चीज़ के, तो वो शून्यांक के रूप में निकलते हैं। इसके अलावा द्विघात बहुपद के गुणांकों और शून्यांकों के मध्य संबंध, तो इससे रिलेटिव जो भी आपके न्यूमेरिकल पढ़ाए जाएंगे या जो भी रिलेशन वाले आएंगे तो वो सारी चीज़ें हमको तैयार करनी है। इसके अलावा बात कर लेते हैं 2 नंबर पे। 2 नंबर पे देखा 2 चर वाले रेखिक समीकरण युग्म, 2 चर वाले, तो जिसमें देखिए एक रेखीय समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधि। तो हमें पहले तो 3 विधियां पढ़ाई जाती थी, मगर अब की बार हमको क्या पढ़ना है, इससे पहले भी दो विधियों के बारे में चर्चा की गई। एक है प्रतिस्थापन विधि, दूसरा क्या है? विलोपन विधि। बहुत ही इजी विधियां हैं, बहुत सिंपल तरीके से इनको समझ सकते हो और बहुत आसानी से आप इसको मतलब हल करना सीख सकते हो। दोनों के लिए आप वास्तविक संख्याओं को और इनको और बीजगणित से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं बहुत ही ईजिली हैं और आसानी से इसको हम सीख सकते हैं। तो इसके लिए हमारी क्लास भी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी इसी चैनल पर। तो चलिए अब आगे चर्चा कर लेते हैं कि आगे आपको इसके बारे में बताते हैं। तो देखिए इसमें बताया गया तीसरे नंबर पर आपका आता है चैप्टर द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें पढ़नी है? मानक द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0, a ≠ 0 द्विघात समीकरणों यानी केवल वास्तविक मूल, भाई इनको क्या बोला जा सकता था? मूल। हाँ, वो जो मैं बता रहा था, कभी कभार लिख देते हैं x+5, इसके अलावा x - 3, तो ये जो यहाँ से वैल्यूएशन निकल जाती है इसके x - 3 = 0 करके, तो हमको क्या मिल जाएगा? x = 3 मिल जाता है, x = 3 मिल जाता है। तो ये क्या कहते हैं? मूल के रूप में हो जाता है। तो यह कर का मूल का, उसके बाद में द्विघात सूत्रों द्वारा, मूल का द्विघात सूत्रों द्वारा गुणनखंड द्वारा हल निकालना, द्विघात समीकरण या विविक्तीकरण और उनके मूलों की प्रवृत्ति के बीच संबंध, द्विघात समीकरण का दैनिक जीवन में अनुप्रयोग तथा इन पर आधारित व्यावहारिक प्रश्न। तो इन चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना है। तो द्विघात समीकरण को भी आपको कंप्लीट करना है। इसके अलावा देखिए 4th नंबर समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में समांतर श्रेणी के 90 पद की व्युत्पत्ति तथा समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग, सामान्य जीवन पर आधारित प्रश्नों को हल करने के लिए अनुप्रयोग, तो ये भी आपको कंप्लीट करना है। चलिए बात कर लेते हैं आगे। तो यूनिट नंबर 2 में जितना भी था मैंने बता दिया। अब यूनिट नंबर 3 की चर्चा करते हैं। तो यानी कि यूनिट यानी इकाई 3, जिसमें है निर्देशांक ज्यामिति। क्या है? निर्देशांक ज्यामिति।
तो निर्देशांक ज्यामिति के अंतर्गत क्या पढ़ना है, रेखा यानी द्विभूमि। तो निर्देशांक ज्यामिति की अवधारणा रैखिक समीकरणों के ग्राफ, दूरी सूत्र, विभाजन सूत्र और आंतरिक विभाजन, तो इन चीज़ों के बारे में भी आपको अध्ययन करना है। तो कितने का है ये, 5 मार्क्स का है। इससे पहले कितने का था, 18 मार्क्स था, जिसमें बीजगणित से रिलेटिव चीज़ें पूछी गई थी। अगला है यूनिट नंबर 4 ज्यामिति। ज्यामिति में आपको त्रिभुज, जिसमें समरूप त्रिभुज की परिभाषा, उदाहरण और प्रति उदाहरण, ये कितने का आता है, 10 मार्क्स का आता है। तो चलिए आगे बात करते हैं इसके सब्जेक्ट में। अब इसमें जो त्रिभुज से संबंधित था तो उनमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी आती हैं। का नंबर, करका त्रिभुज की एक भुजा समांतर भुजा, मतलब भुजा के समांतर खींची गई रेखा त्रिभुज के शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, ये कंडीशन। दूसरा कंडीशन, करका त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। इसके अलावा यदि दो त्रिभुजों की संगत भुजाओं का एक युग्म अनुपातिक हो और आंतरिक कोण बराबर हो तो त्रिभुज समरूप होते हैं। इसके अलावा अगला नेक्स्ट नंबर दे रखा है, यदि दो त्रिभुजों के संगत कोणों का युग्म बराबर और उनकी संगत भुजाएं अनुपातिक हों तो त्रिभुज समरूप होते हैं। लास्ट नंबर दे रखा है, एक त्रिभुज का एक कोण तथा दूसरे कोण के संगत कोण के बराबर तथा उनकी संगत भुजाएं अनुपातिक हो तो त्रिभुज समरूप है। मतलब ये सभी में समरूपता के बारे में चर्चा की गई है। तो जब आप हमारी क्लास को ज्वाइन करेंगे तो आपको मैं इसके बारे में बहुत ही अच्छी प्रकार से समझाऊंगा कि समरूपता के बारे में कैसे सिद्ध किया जाता है, या अदर जितने भी चैप्टर हैं उनको बड़ी डीपली और मतलब गहराई से आपको पढ़ाना है और समझाना है। चलिए बात करते हैं आगे के लिए। तो अगला जो दिखा रखा है 2 नंबर, इसी में आपके अंतर्गत जो आपको 10 मार्क्स का दे रखा था, 10 मार्क्स का, हाँ 10 मार्क्स था, तो 10 मार्क्स में ही आपको ये चीज़ें भी देखने को मिलेंगी। तो आपको वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु के बारे में, जिसमें का दे रखा है, वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। नेक्स्ट नंबर है, किसी बाह्य बिंदु से खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती हैं। तो हमें वृत्त के बारे में इसमें अध्ययन करना है। तो देखिए अगला जो इकाई है हमारा, तो इकाई नंबर 5 जिसे त्रिकोणमिति, बहुत ही इजी है। जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही आसानी से समझ में आएगी। कितने मार्क्स की है, 12 मार्क्स की। तो इसमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, क्या रखा है कि त्रिकोणमिति का परिचय के अंतर्गत समकोण त्रिभुज के न्यून कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात, जिसमें 0 डिग्री और 90 डिग्री के त्रिकोणमिति अनुपात या अनुपाति त्रिकोणमितीय अनुपाति के मान, जिसमें 30 डिग्री यानी 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 0 डिग्री और 90 डिग्री और उनके बीच संबंध, तो इन चीज़ों को हमको पढ़ना है। इसके अलावा 2 नंबर्स में देखिए त्रिकोणमिति सर्वसमीकाएँ, जिसमें सर्वसमीका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल में वन को स्थापित करना और इसका अनुप्रयोग। थर्ड नंबर पहुँचते हैं ऊंचाई और दूरी। तो ऊंचाई दूरी में उन्नयन कोण, अवनमन कोण, ऊंचाई और दूरी पर साधारण प्रश्न या प्रश्न दो समकोण त्रिभुज से अधिक नहीं होना चाहिए। का रखा उन्नयन अवनमन कोण, इसके बारे में जानकारी देना। और इसके अलावा 30, 30, 45 और 60 के होने चाहिए। तो ये कुछ प्रश्न आपको दिए जाएंगे जो कोणों से रिलेटिव रहेंगे, तो इसके बारे में आपको इसमें देखने को मिलेगा। अब तो ये तो था त्रिकोणमिति के बारे में। अभी अब बात कर लेते हैं मेंसुरेशन। तो मेंसुरेशन के अंतर्गत आपको जो यूनिट नंबर 6 है उसमें आता है मेंसुरेशन। तो मेंसुरेशन से रिलेटिव क्या क्या चीज़ें हैं, तो पहला नंबर वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल के बारे में, जिसमें वृत्त के त्रिज्यखंड और वृत्तखंड के क्षेत्रफल, यानी कि जो वृत्त है तो वृत्त के अंतर्गत आपको वृत्त पढ़ाया जाएगा और वृत्त में इनके जो भाग हैं या इनका क्षेत्र ज्ञात करना है, तो वो सारी चीज़ें इसमें आपको मिलेंगी। इसके अलावा 2 नंबर पर देखेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो क्या रखा है, तो देखिए निम्नलिखित किन्हीं दो केंद्र का द्वारा संयोजित, थोड़ा सा होगा, समतल आकृतियों
का पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन दे रखा है, घन, घनाभ, गोला, अर्धगोला, लंबवृत्तीय, बेलन, शंकु। तो मतलब आपको इसमें जो मेंसुरेशन से संबंधित में बताया गया, जिसमें क्षेत्रफल है, आयतन है, इनके बारे में पूछा जाएगा। तो किन से संबंधित रहेगा? घन के बारे में, घनाभ के बारे में, गोला, अर्धगोला और लंबवृत्तीय, बेलन और शंकु। और इनसे मिश्रित भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो कह रखा है मिश्रित प्रश्न। तो कह रखा दो भिन्न तरीके, ठोस व संयोजन से संबंधित प्रश्न और इससे अधिक नहीं। मतलब इतनी ही चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। अब कितने मार्क्स का है? 10 मार्क्स का है। तो आपको ध्यान रखना कितने मार्क्स का है मेंसुरेशन से? 10 मार्क्स का आता है। इसके अलावा देखिए यूनिट नंबर 7। अब यूनिट नंबर 7 में बताया गया है कि सांख्यिकी और प्रायिकता, इसको प्रोबेबिलिटी बोला जाता है। तो सांख्यिकी और प्रायिकता से 10 मार्क्स का आना है दोस्तों, जिसमें पहले में सांख्यिकी में कह रखा है वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य, माध्यिका और बहुलक, ये सभी अलग अलग भी पूछे जा सकते हैं, निकलवाना जो भी विधि बताए। इसके अलावा इसमें इन 3 चीज़ों से रिलेटिव भी चीज़ पूछी जा सकती है, प्रश्न पूछा जा सकता है। नेक्स्ट नंबर 2 प्रायिकता। प्रायिकता की सैद्धांतिक परिभाषा, एकल घटना पर आधारित प्रश्न। तो इन सभी चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना होगा। तो मेरे ख्याल से दोस्तों ये तो था इसका सिलेबस। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि किस किस चैप्टर से कितने कितने मार्क्स का आता है और कौन कौन से चैप्टरों को हमको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, कौन कौन से चैप्टरों में क्या क्या चीज़ें हमको पढ़नी है, जिससे कि हम अपनी तैयारी को और मजबूत और अच्छी तरीके से कर सकें। और इसके लिए हमारे JMD क्लासेस के द्वारा आपको क्लास 10th मैथ की क्लासेस प्रोवाइड कराई जाएंगी, जिसमें मैं आपको बड़ी ही आसान शब्दों में और आसान तरीके से और कम टाइम में आपको सवालों को हल करना सिखाऊंगा। तो चलिए अब आगे बात कर लेते हैं कि इन चीज़ों को यानी कि मैथ के जो सिलेबस को कितने समय में हमको पूर्ण करना है और किस तरीके से पूर्ण करना है। तो ये मासिक प्रक्रिया जो बताई गई है तो उसके बारे में आपको बताते हैं। तो दोस्तों देखिए अब बात करते हैं मासिक प्रक्रिया के बारे में। तो मासिक प्रक्रिया में क्या बताया गया है और किस तरीके से आपको बताया गया है। तो देखिए करका पाठ्यक्रम का मासिक विभाजन सत्र 2425। तो विषय गणित कक्षा 10। अब देखिए क्रम संख्या में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये कुछ नंबर्स दे रखे हैं और ये माह यानी कि जो महीने हैं आपके उनका नेम दे रखा है यानी। अब देखिए क्या क्या चीज़ें हैं और ये पाठ्यक्रम और अध्यायों की संख्या। तो अप्रैल, जब अप्रैल का जी सत्र प्रारंभ होगा 24-25, तो उसमें पहला नंबर जो दे रखा है वो क्या है? अप्रैल। और अप्रैल में हमको वास्तविक संख्याएं पढ़नी है। तो देखिए पाठ्यक्रम के अंतर्गत हमको वास्तविक संख्याएं पढ़नी है और वास्तविक संख्याओं के अलावा हमको बहुपद पढ़ना है। तो ये अध्यायों की संख्या कितनी हो गई? 2। एक तो वास्तविक संख्या और दूसरा बहुपद। तो ये हमको अप्रैल माह में पूर्ण कर लेना है। दूसरा नंबर मई में आपको तीसरा नंबर चैप्टर 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म और प्रथम मासिक टेस्ट यानी MCQ आधारित। तो ये एक चैप्टर में, पहले चैप्टर में मतलब एक इसमें चैप्टर की जो संख्या है वो कितनी है? 1 है यानी 1 है। तो मई में हमको केवल एक ही चैप्टर और साथ में प्रथम मासिक टेस्ट यानी कि MCQ आधारित प्रश्नों को तैयार करना है। इसके अलावा थर्ड में देखिए जून में क्या रहेगा? ग्रीष्म अवकाश, ये खाली रहना है। इसके अलावा जुलाई में बात करते हैं 4th नंबर पर, तो आपको द्विघात समीकरण और समांतर श्रेणी, ये भी 2 जो अध्यायों की संख्या है वो कितनी है? 2 है। और इसमें द्वितीय मासिक टेस्ट यानी वर्णनात्मक प्रश्न आधारित। इसके अलावा देखिए आगे बात करते हैं। तो 5 नंबर पर हमने 5 नंबर पर दे रखा अगस्त। तो अगस्त में आपको पढ़ना है त्रिभुज के बारे में। इसके अलावा निर्देशांक ज्यामिति के बारे में। तो ये 6 और 7 नंबर चैप्टर दिया गया। अध्याय कितने हो गए? 2, यानी कि चैप्टर यानी पाठ की संख्या कितनी है? 2। इसमें इसी अगस्त मंथ में प्राथमिक आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा का आयोजन तथा भारत का परंपरागत गणित ज्ञान यानी कक्षा 10 नामक पुस्तिका से एक प्रोजेक्ट कार्य तैयार कराएंगे। तो ये उन्होंने बुक का नाम भी दे रखा है जिसमें आपका प्रोजेक्ट कार्य भी तैयार
कराया जाएगा। इसके अलावा 6 पे सितंबर में देखिए आपको त्रिकोणमितीय का परिचय और त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग पढ़ने होंगे, जिसमें अध्यायों की संख्या 2। इसके अलावा 7 नंबर यानी अक्टूबर में क्या पढ़ना है, 10 नंबर चैप्टर व्रत, तो व्रत एक चैप्टर पढ़ना है और यहाँ पर अर्धवार्षिक परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा 8 नंबर पर नवंबर में क्या क्या पढ़ना है आपको, व्रतों से संबंधित क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन। इसके अलावा तृतीय मासिक टेस्ट यानी कि MCQ आधारित प्रश्न, जिसमें अध्यायों की संख्या कितनी है, 2 है। इसके अलावा देखिए आगे बात करते हैं। अब जो 9 नंबर पर दे रखा है दिसंबर में आपको 13 यानी कि लगभग 13 सांख्यिकी और 14 यानी 14 प्रायिकता, इन दोनों चैप्टरों को तैयार कर लेना है। फिर आपका चतुर्थ मासिक टेस्ट यानी वर्णनात्मक प्रश्न आधारित और द्वितीय आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा का आयोजन भारत का परंपरागत गणित ज्ञान नामक पुस्तिका से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं और कोई एक प्रोजेक्ट तैयार कराएं, तो ये आपको अगला प्रोजेक्ट के बारे में बताया जाएगा। इसके अलावा 10 नंबर दे रखा है जनवरी में देखिए संपूर्ण पाठ्यक्रम की पुनरावृत्ति यानी दोबारा से रिवाइज कराया जाएगा आपको। फिर प्रतिभाशाली एवं कमजोर छात्रों का उपचारात्मक शिक्षण, जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं आगे सबसे जल्दी समझने वाले, कमजोर वर्ग के बच्चे हैं तो उन्हीं के हिसाब से उनका उपचार किया जाएगा यानी निदान किया जाएगा। इसके अलावा प्री बोर्ड की परीक्षा का आयोजन होगा और इस लास्ट में आता है फरवरी में बोर्ड परीक्षा का आयोजन करा दिया जाएगा। यानी कि इन्होंने साफ अभी बता दिया है कि हम अपनी परीक्षा जो है वो कब लेंगे, फरवरी माह में होगी। यानी कि हाई स्कूल और इंटर की जो परीक्षा है वो फरवरी माह में मतलब कराने की पूर्ण तरीके से मंशा कर रहे हैं, जैसे कि इस बार फरवरी माह से परीक्षा शुरू हो गई थी। तो इसको कोर्स को ध्यान में रखते हुए हम आपको मैथ्स की वीडियो प्रोवाइड कराएंगे और आप लोग भी अपना सहयोग उस पर दिखाएंगे और अधिक से अधिक समय लगाएंगे उसको समझने में, और जल्दी से जल्दी आपका सिलेबस भी पूर्ण कराया जाएगा। जैसा कि कोशिश यही रहेगी जितना समय दिया गया है उसी समय के हिसाब से आपका सिलेबस को पूर्ण कराया जाए। और अगर यदि आपको जानकारी स्पष्ट हो रही है तो साथ में आप ये भी ध्यान रखेंगे कि आपके जो साथी मित्र आपके आस पड़ोस में रहते हैं पढ़ते हैं उनको भी आप ये जानकारी प्रोवाइड कराएंगे, जिसके लिए आप हमारे चैनल को उसको लाइक करवाएंगे, सब्सक्राइब करवाएंगे और जितने भी दोस्त हैं उनमें क्या करेंगे, शेयर करेंगे, ठीक है। और हमें भी ये लगेगा कि अगर आप लाइक करते हैं तो हमें लगेगा कि हमारा वीडियो आपको पसंद आता है। इसी के साथ मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ और ये चाहता हूँ कि आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।